रुद्र के जाने के बाद अन्या अब तक अपने सोच में ही डूबे उस पैकेट की तरफ बढ़ जाती है। उस पैकेट को खोल जब वो देखती है तो हैरान रह जाती है। उसमें एक लाल रंग की काफी खूबसूरत साड़ी थी। देखने से ही साफ पता चल रहा था कि वो कोई आम साड़ी नहीं है, काफी महंगी है। अन्या साड़ी को देखकर शाम के लिए काफी एक्साइटेड फील कर रही थी। आखिर आज पहली बार रुद्र उसे कहीं अपने साथ ले जा रहा था। अन्या दूसरा भी पैकेट खोल देखती है। उसमें साड़ी से मैचिंग काफी हेवी कुंदन का सेट था, चूड़ियां, सैंडल और भी काफी कुछ था। सब एक से बढ़कर एक। तभी वहाँ एक हेल्पर आती है और अन्या के आगे सिर झुकाकर उससे ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो मैम, सर ने मुझे आपको तैयार करने के लिए भेजा है। अन्या उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाती है और उस हेल्पर की हेल्प से अन्या ने जल्दी ही साड़ी पहन ली। उसने ही अन्या का मेकअप और हेयर किया। करीब 2 घंटे में अन्या पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसने जब खुद को मिरर में देखा तो वो लगो नहीं रही थी, काफी अलग लग रही थी। जैसे ही रुद्र कमरे में आता है, वो अपने सामने अन्या का ये रूप देख उसमें ही कहीं खोसा जाता है। आज फिर अन्या उससे किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। रुद्र बिल्कुल अन्या के पीछे खड़ा था और मिरर में उसका अक्ष देख रहा था। अन्या इन सब से बेखबर सिंदूर की डीबी उठती है और उसे मुस्कुराते हुए अपने मांग में सजा लेती है। रुद्र को अन्या की ये मनमोहक मुस्कान भर रही थी। उसका दिल तो अब अन्या को बाहों में भरने की चाहत जगा रहा था, लेकिन अभी उसे जहाँ जाना था उसके लिए वो लेट नहीं होना चाहता था। इसलिए वो अन्या से अपनी नजरें हटाकर में कहता है, चले। अन्या रुद्र की आवाज सुन जल्दी ही पीछे पलटी और अपने सामने बिल्कुल प्रिंस की तरह तैयार हुए रुद्र को देख वो उससे एडोर करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। आज रुद्र ने भी ब्लैक कॉलर का भी पीसे सूट पहना हुआ था। वो हमेशा की तरफ उसका चार्म होश उड़ाने के लिए काफी था। अन्या ने काफी मुश्किल से हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र उससे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से तेज कदमों से निकल गया। अन्या भी जल्दी से अपना पर्स उठाकर वहाँ से रुद्र के पीछे चल दी। अन्या के दिल में काफी सवाल थे कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं, लेकिन रुद्र से उससे पूछने का मौका ही नहीं मिला। रुद्र अन्या के साथ नीचे आता है और अपनी कार में सबसे पहले अन्या को बैठाकर खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। अन्या अंदर कुछ नर्वस फील कर रही थी। तभी कार होटल से बाहर निकलती है और अन्या की नजर होटल के बोर्ड पर जाती है, जिससे पढ़ वो और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। उसके मुंह से अचानक ही शौक से निकलता है, इंदौर। हाँ, इंदौर, ये वही शहर है जहाँ अन्या ने अपने जिंदगी के हर अच्छे बुरे पल जिए थे। बचपन के नाटक पल से लेकर जवानी के वो संजीदगी भरे पल यहाँ बिताए हैं। ये वही शहर है जहाँ वो रुद्र के साथ इस मंजूरी के रिश्ते में बंधी थी और आज वो वापस से उस ही शहर में आ गई थी। ये सब देख अन्या को अब घबराहट होने लगी थी। उससे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर रुद्र उससे वापस से इस शहर में क्यों लेकर आया है और वो लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। सब बातें सोचते हुए अन्या अपनी घराई हुई नजरें उठाकर रुद्र को देख पूछती है, हम इंदौर क्यों आए हैं? रुद्र बिना अन्या को देखे अपने फोन में लगे हुए कहता है, कुछ पुराने हिसाब निपटाने। रुद्र का ऐसा जवाब सुन अन्या अपने ढंग से उसे देखती है, लेकिन वो आगे कुछ कहती उससे पहले रुद्र बिना भाव के अन्या के तरफ मुड़ते हुए कहता है, और हिसाब क्या है? कुछ वक्त में तुम्हें पता चल जाएगा। इतना बोल रुद्र वापस से अपने फोन में लग जाता है।
अन्या अब बेचैन हो जाती है। उसका दिल घबराने लगता है। वो अपने ठंडे पड़े हाथों को मसलते हुए वक्त बिताना का इंतजार करने लगती है। ये शहर की हवाएं अन्या के दिल के धड़कन बढ़ने के लिए काफी थे। काफी कुछ बिता था यहाँ। उसका वो दर्द से भरा अतीत जिसे वो अपनी नई जिंदगी में कहीं भुला चुकी थी, अब वापस से उसके सामने इस शहर का दीदार करते हुए वापस आ रहा था। करीब 1 घंटे के बाद कार एक होटल के बाहर रुकती है। होटल को देख साफ पता चल रहा था कि उसे किसी के शादी के लिए सजाया हुआ था, लेकिन किसकी? रुद्र उसे शादी में क्यों लाया था? रुद्र के आगे पीछे वाली गाड़ियों से उसके सारे बॉडीगार्ड्स निकल रुद्र की कार को कवर कर लेते हैं। रुद्र की कार होटल के अंदर जाती है और उस गेट के आगे रुकती है जहां शादी हॉल के एंट्रेंस था। अन्या अब तक काफी सारे सवालों से घिरी हुई थी। वो असमंज में सिर्फ रुद्र को देख रही थी, तभी रुद्र के कार का दरवाजा जियान आकर खोलता है। रुद्र अपने रौबदार ओरे के साथ कार से निकलता है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि किसको भी अपने आगे झुका दे। रुद्र कार से निकल सीधा अन्या के तरफ आता है। एक गार्ड उसका दरवाजा खोलता है। रुद्र भी बारे अदब से अन्या को अपना हाथ आगे बढ़ाकर बाहर आने का इशारा करता है। रुद्र अब तक उसके लिए एक बुद्धि बन चुका था। अन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी बाहर देखती तो कभी रुद्र को तो कभी उसके हाथ को, जिसे रुद्र पकड़ने का इशारा कर रहा था। अन्या भी एक ठंडी आह भरते हुए बिना कुछ सवाल किए चुपचाप रुद्र के हाथ में अपना हाथ दे देती है और कार से बाहर आ जाती है। कुछ दूर चलते ही सही, एक 50-55 साल का आदमी अपने सर पर पगड़ी बांधे रुद्र के सामने हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हुए कहता है, सर, अब हमारे बेटे के शादी में शामिल होने आए, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। आइए सर, अंदर आइए। रुद्र भी बिना किसी भाव के हाँ में इशारा करता है। वो आदमी कुछ दूर चलकर एक दूसरे आदमी अपने पास आने के लिए किसको कहते हैं। लड़का का बाप जिसने रुद्र का स्वागत किया था, वो उन्हें काफी आदर सत्कार के साथ आगे वाली सीट पर बैठता है। तभी वो आदमी लड़के के पिता के पास आता हुआ काफी अदब के साथ कहता है, आपने बुलाया सैनी साहब। ये आवाज सुन अन्या, जिसकी नजर नीचे थी, जो झट से ऊपर हो जाती है और अपने सामने खड़े आदमी को देख दुगना हैरानी के साथ अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। ये और कोई नहीं मिस्टर शैलेश राठी थे। मिस्टर सैनी लड़का का पिता रुद्र की तरफ इशारा करते हुए काफी इज्जत कहते हैं, हाँ, इनसे मिले, ये है मिस्टर रुद्र राय चौहान, हमारे खास मेहमान, ध्यान रखिएगा राठी साहब, इन्हें कोई चीज की दिक्कत न हो पाए। शैलेश जी तो अपने सामने रुद्र को बैठे देख काफी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर सैनी जी से रुद्र का क्या रिश्ता है और वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उनकी नजर रुद्र के बगल में बैठी अन्या पर जाती है, जिससे देख उन्हें अपनी बेइज्जती याद आ जाती है। किस कदर अन्या ने उनकी दिव्यांका की किस्मत खुद छीनकर शान से बैठी है। ये सब याद कर उनके अंदर खून उबल देना लगा था। अभी वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी में कोई अड़चन नहीं चाहते थे। उनकी उस बेइज्जती के बाद काफी मुश्किल से उन्हें अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला था, इसलिए वो चुप रहे और अन्या को बस अपनी आंखों से बदुआ देते हुए वहां से चले गए। अन्या उनकी नजरों की करवाहट साफ साफ महसूस कर सकती थी। उसे काफी बुरा लग रहा था। तभी उससे याद आता है, अगर मिस्टर शैलेश राठी के बेटी की शादी है तो उसके मम्मी पापा भी यही होंगे।
उसकी नजर साइड में खड़े अपने मम्मी पापा पर जाती है, जो एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। अन्या की आंखें उन्हें देख भीग जाती हैं। आखिर 4 महीने के बाद वो उन्हें देख रही थी। वो अपने मन में जैसे उन्हें पुकारती है। उसके मम्मी पापा जैसे अपनी बेटी की आवाज जैसे सुन लेते हैं। दोनों की नजर एक साथ सामने जाती है। उन्हें तो पहले यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी उनके सामने है। अन्या से अब रहा नहीं जाता। वो बस अपने पापा के सीने से लग अपने हर दर्द को बयां करना चाहती थी। उसके सीने से लिपट खुद को महफूज महसूस करना चाहती थी। अन्या जैसे ही उनके पास जाने वाली होती है, रुद्र उसके बाजू पकड़ शांत स्वर में कहता है, कहाँ जा रही हो? अन्या अपनी आंसुओं से दबदबाई आंखों से रुद्र को देख सामने की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो पापा पापा मम्मी, मुझे मिलना है, प्लीज जाने दीजिए न, प्लीज बस एक बार। रुद्र को अन्या के आंखों के आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो आगे अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर अन्या के गालों पर आए आंसू को साफ कर कहता है, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने शादी के बाद क्या कहा था और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था। रुद्र ने शादी के वक्त कहा था, शादी हो गई बस, आज के बाद नहीं, अब इस परिवार से हमें कोई मतलब होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों में भी कुछ यही लिखा था। अन्या ने जब से गई है, उसने सिर्फ एक ही बार अपने पापा से बात की थी, वो भी दिग्विजय जी के परमिशन से। उसके बाद सिर्फ याद किया है। ये सारी बात याद कर अन्या रुद्र को काफी विनती भरे लहजे में कहती है, बस एक बार। रुद्र अन्या के बचे हुए आंसू पोंछ कहता है, आंसू साफ कर लो। तुम यहाँ वर्मा परिवार की बेटी के हैसियत से नहीं बैठी हो, तुम अब चौहान परिवार की बहू होने के नाते बैठी हो, इसलिए उस रुतबे को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। रुद्र के लास्ट शब्द में एक वार्निंग भी छुपी थी, जिससे अन्या समझ रही थी, इसलिए वो चुपचाप वही बैठी रही। वही केवेंद्र जी भी जैसे आने को हुए कि पीछे से सारिका जी भी उनका हाथ पकड़ उन्हें रोकती आंसू, जिससे केवेंद्र जी एक तड़प भारी आवाज में कहते, आंसू सारिका जाने दो मुझे, मेरी गुड़िया मेरा इतने पास, आंसू एक बार उन्हें सीने लगाना है मुझे। सारिका जी भी अपने कलेजे को पत्थर कर नमे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं जी आप नहीं जा सकते, आप भूल रही हैं, दामाद जी ने शादी के बाद क्या कहा था। अगर आप गए तो कहीं मेरी बेटी का इतनी मुश्किल से बसा बसाया घर कहीं बिखेर न जाए। सारिका जी की बात सुन केवेंद्र जी दुखी लहजे में कहते हैं, लेकिन सारिका बेटी है, वो मेरी अपने कलेजे के टुकड़े को इतने पास देख ऐसे मुझसे रुका नहीं जाएगा। सारिका जी आगे बढ़ केवेंद्र जी का हाथ काश कर थामते हुए कहती है, आपके टुकड़े को कहीं आपका न रुकना न महंगा पड़ जाए। फिर सामने की ओर इशारा करते हुए कहती है, देखिए ना आपके टुकड़े को कोई कितने प्यार से सींच रहा है। केवेंद्र जी भी सामने देखते हैं, जहां रुद्र अन्या के आंसू को पोंछ रहा था और काश कर उसका हाथ पकड़ बैठा था। ये देख केवेंद्र जी को कुछ राहत मिली और खुद को रोकने का हौसला। वो अपने टुकड़े के पास जाकर उससे उसकी बनी बनाई खुशियां नहीं छीन सकते थे। केवेंद्र जी के लिए आज काफी मुश्किल समय था। उनकी नजर ही नहीं हट रही थी अपनी गुड़िया से। सारिका जी भी अपनी बेटी की ये रुतबा देख काफी खुश थी। तभी वहां दूल्हे की एंट्री होती है। वो स्टेज से पहले रुद्र के पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ उसके आगे सिर झुकाता है। ये देख वहां खड़े सारे लोग हैरान थे, खासकर शैलेश राठी।
हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।